All right, let's continue with what we were doing the other day, time value of money. So we already understood as to discount rates. Discount rate is comprised of real return, inflation, risk premium. Then we've done single stream of cash flow का present value, future value निकालने का. Then we've talked about annuity. Annuity can be ending period normal annuity, ordinary annuity, and beginning of the period पे cash flows मिलना, that is annuity due. Then we have done अनइवन कैश फ्लोज के लिए. अनइवन कैश फ्लोज के लिए किस तरीके से कर रहे थे? CF फंक्शन ऑन द कैलकुलेटर यूज करके. एवरीबडी मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग नाउ द कैलकुलेटर वीडियो ऑन यूट्यूब, सो मेक श्योर यू वॉच दैट. उसके बाद में परपेचुइटी का फॉर्मूला था, दैट वाज अ सिंपल A/I. अनइवन कैश फ्लो में F स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट. वी हैड ऑलरेडी डन अ सम ऑन दैट. देयर इज जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स मोर दैट आई नीड टू डू, एंड उसके बाद में हम लोग वापस अगेन वी विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, उसके बाद में बुक का सम्स भी प्रैक्टिस करा दूंगा एक बार. सो द नेक्स्ट पार्ट विच I have not completed is this one. Let's say टाइम 0 से लेकर के टाइम 1 है. This is a new thing, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. टाइम 0 से लेकर के टाइम 1 here. So when you have time 0 से 1 here, and let's say I tell you the interest rate is 12% per annum compounded annually. When I'm doing a 12% per annum compounded annually, 1 becomes कितना यहाँ पर? 1.12. स्कूल में जो आप लोग का आदत था ना एवरी चीज को 100 लेकर के स्टार्ट करने का, अभी हम लोग ना वो 100 यूज करने वाला सिस्टम छोड़ देंगे. नाउ वी विल स्टार्ट यूजिंग 1 बिकॉज इट ऑलवेज इज इजियर टू डू द कैलकुलेशंस, एंड यू जस्ट इट्स जस्ट अबाउट द चेंज इन हैबिट. तो वो चीज थोड़ा सा डाल लीजिए आदत. 100 112 नहीं बनेगा, 1 विल बिकम 1.12. 1 को लेकर के कैलकुलेशन करना विल ऑलवेज बी इजी. दूसरा चीज, यू हैव टू गेट इनटू द मोड वेर इन यू आर नेवर गोइंग टू यूज परसेंटेजेस इन ऑल योर फॉर्मुलाज इन कैलकुलेशंस, ऑलवेज कन्वर्टेड टू डेसिमल. तो कहीं पे भी अगर 18% आया तो 0.18 यूज करके कैलकुलेशन करने का. 18% मीन्स व्हाट? 18 आउट ऑफ 100. 1 में कितना? 0.18 आउट ऑफ 1, right? 18% means 18 divided by 100, that is 0.18. because calculations minute becomes very important. Just let me give you an example. 4% whole square is equal to क्या? 16% बोलेंगे आंसर. That is wrong. 4% square is 16% square. 4% is equal to 0.04 और इसका whole square is equal to 0.0016 which is equal to 0.16%. क्योंकि जब आप 4 का whole square कर रहे हो, percentage का भी whole square हो रहा है. You're not doing that. 4% square is not equal to 16%. It's equal to 0.16%. That is why I'm telling you, in all your calculations, you're not going to be using the percentages. You're always going to use the decimals in all your calculations. किसी भी फॉर्मूला में परसेंटेज को परसेंटेज फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा डेसिमल फॉर्म में यूज करेंगे. सो स्मॉल ट्रिक्स, वट एवर छोटा छोटा चीज भी बता रहा हूँ ना, स्पेशली द वीडियो स्टूडेंट्स, बिकॉज यू नो अटेंशन लेवल बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू ऑल व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर लिसनिंग टू एवरी सिंगल स्मॉल लिटिल पॉइंट. मतलब एवरी सिंगल LOS विल बी कवर्ड, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा. मतलब बहुत छोटा छोटा चीज बीच में कुछ कुछ आएगा, बहुत सिंपल सा चीज भी आएगा, बट इट विल सेव ऑन एरर्स बिकॉज आई कीप ऑन गिविंग यू थ्रू आउट द करिकुलम कि यहाँ पे ये गलती मत करना, यहाँ पे ये गलती मत करना. बिकॉज अगर 100 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन भी गलती कर रहे हो ना, इट इज अ बिग डील. इट्स 4% ऑफ द होल पेपर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी डोंट हैव 8 सब्जेक्ट्स का 800 मार्क्स का 8 डिफरेंट पेपर्स. वी हैव a 100 mark paper which comprises everything. So it's very important that you are saving on those mistakes. क्योंकि difficult question हुआ, नहीं आया कोई question, कम से कम silly mistakes में तो बचाएंगे. And you understood this, right? Alright. So उसके बाद में when you're looking at 1 becomes 1.12 if it is annual compounding. अगर semi annual compounding हुआ, in that case 1 becomes 1.06 over here and then 1.06 square. सेमी एनुअल कंपाउंडिंग मतलब आपको इंटरेस्ट 6 महीने के गैप पे मिलेगा. नाउ इन दिस केस आपने 1 इन्वेस्ट किया, आपको डायरेक्टली यहाँ 12% मिल रहा था, बट इन दिस केस यू इन्वेस्ट 1, यू गेट 6% एट अ गैप ऑफ 6 months एंड देन अगेन 6% ऑन दैट 6 का भी अमाउंट. सो 6 months में आपको आधा इंटरेस्ट दे दिया, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा बिकॉज वी आर नेवर अज्यूमिंग दैट वी आर टेकिंग आउट द मनी, इट इज ऑलवेज गेटिंग री इन्वेस्टेड. तो इंटरेस्ट वाला पार्ट, ये जो 6 के ऊपर में भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके कारण द मनी इज बिकमिंग 1.06 एंड देन 1.06 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1.1236. इफेक्टिवली आपका रिटर्न कितना आया? सो योर इफेक्टिव एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू 12.36%. because effectively if I put $1 or 1 rupee in the beginning of time 0, at the end of 1 year effectively annual yield कितना हुआ? 12.36% हुआ because 6 के ऊपर में वापस 6% कमा रहे हैं. If it is a quarterly rate,
You're gonna put 1 over here, you will get what? Quarterly rate में 12% का 1/4 कितना होता है? 0.03. So 1 becomes 1.03. 1.03 पे वापस 3% मिलेगा, it will become 1.03 square. उसके ऊपर वापस 3% मिलेगा, 1.03 cube, and last में 1.03 to the power 4, which is equal to 1.1255. So your effective annual yield over here becomes 12.55%. फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी किया हुआ है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन. सपोज अपने 1 ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, टू द डिवाइडेड बाय एम होल टू द पावर एम. एम स्टैंड्स फॉर द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी. एम स्टैंड्स फॉर द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी. सेमी एनुअल था तो 1 प्लस 12% बाई 2 होल स्क्वायर. 12% क्वार्टरली था तो 1 प्लस 12% बाई 4 सॉरी एंड होल टू द पावर 4. मंथली होगा, it will become 1.101 to the power 12. 12% by 12. बोलिए फॉलोइंग एवरीवन. एंड n years के लिए अगर करेंगे तो into n कर देंगे यहां पे. सो इन अ वे इफ यू आर लुकिंग एट EAY क्या हुआ, इफेक्टिवली 1 ईयर में $1 क्या बन रहा है. इफेक्टिवली $1 अगर 0 पे टाइम 0 पे डाले तो 1 ईयर में क्या बन रहा है. दैट इज व्हाट इज EAY. ये FVPV का फॉर्मूला हो गया. दिस रेट पर पीरियड एंड दिस इज द नंबर ऑफ पीरियड्स. लॉजिकल. रेट पर पीरियड पर क्वार्टर. अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो 1 पीरियड इज इक्वल टू 1 क्वार्टर. एवरी पीरियड में इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 क्वार्टर में इंटरेस्ट कितना? 3%. अगर 5 years है तो 5 years में कितना क्वार्टर? 5 into 4 20 quarters. So 1 plus rate divided by m, that is rate per period, that is the annual rate divided by the compounding frequency, whole to the power number of periods, that is the compounding frequency into the number of years. बोलो comfortable till here everyone? I'll give you time to copy. एक और चीज ध्यान दीजिए. Now obvious सा बात है, ये चीज तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे that as your compounding frequency is increasing, your effective yield is going to increase. Why would that happen? बिकॉज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जितना बार बार इंटरेस्ट मिलेगा उतना ज्यादा जल्दी इंटरेस्ट मिला तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम के लिए इंटरेस्ट मिला. यहां पर 6% के ऊपर 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट मिला, बट यहां 3 के ऊपर 9 मंथ्स का और 3 के ऊपर 6 मंथ्स का, तो एक एक्स्ट्रा 3 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया ना यहां पर. एंड अगेन ओवर हियर. सो द मोर द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी द हायर वुड बी द इफेक्टिव एनुअल यील्ड. जितना कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ज्यादा यील्ड बढ़ेगा. करेक्ट. अच्छा, नाउ दिस इज इसके बाद वाला जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट कंपनीज लाइक फेसबुक, से फॉर एग्जांपल, दे आर अर्निंग मनी राउंड द क्लॉक. ऐसा तो नहीं है कि 6 मंथ्स में फेसबुक आपको रिटर्न दे रहा है. जो कंपनीज होता है वो तो कंटिन्यूअस बेसिस पे पैसा कमा रहा है. दे आर कंटिन्यूअस बेसिस पे दे आर री इन्वेस्टिंग द मनी. On a continuous basis, companies are earning money, and on a continuous basis, the companies are reinvesting that money. So, in case of a bond, अपने डिबेंचर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, एज इन एक फिक्स इनकम FD टाइप का कुछ कराए, तो in that case, I'm getting interest on a 6 monthly basis. I understand this calculation. But when I'm looking at a business perspective, say, so when you're investing in any business, that business is earning money on a continual basis. उसमें तो नहीं है ना कि आपको 6 months के बेसिस पे रिटर्न मिल रहा है. कंटिन्यूस बेसिस पे बिजनेस इज रनिंग अर्निंग मनी. What if in this case ये जो फॉर्मूला है 1 plus r by m whole to the power m, सपोज मैं 1 ईयर का बात कर रहा हूं. एक बार लेट मी टॉक अबाउट व्हाट $1 becomes in 1 year. सपोज आई टेल यू दैट आई वांट m टेंड्स टू इंफिनिटी. मतलब कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल हुआ, फिर क्वार्टरली हुआ, मंथली हुआ, मंथली को डेली कर दिया. कैसे होगा? डेली अगर करेंगे 1 plus 0.12 by 365 whole to the power 365 फॉर डेली. करेक्ट. इसको मिनट वाइज कर रहा है, आरली करना है तो इंटू 24 मिनट वाइज करना है इंटू 60 सेकेंड वाइज करना है इंटू अगेन 60 इसको अगर इनफाइनाइट करना है, आई वांटेड कंटिन्यूअस बेसिस पे द कंपनीज आर रनिंग द बिजनेस जनरेटिंग रेवेन्यू. इट्स नॉट कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट दे रहा है. कंपनीज आर री इन्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस 24/7. इफ आई वांट टू मेक दिस कंटिन्यूअस, मैं m को इनफाइनाइट कर दूंगा. 365 इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स इंटू नैनो सेकेंड वट एवर, इसको इनफाइनाइट कर दिया. वेन m टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस बिकम्स e to the power r. That is e to the power 0.12 .
Therefore, your effective annual yield is going to be equal to 12.75%. Now, जैसे हम लोग का नंबर पाई होता है ना, पाई is 22 डिवाइड बाई 7. पाई का सिग्निफिकेंस क्या है? What is the significance of the number pi? Infinity. पाई में when you divide 22 by 7, अपने कोई भी नंबर करते तो क्या करते हैं? कोई भी नंबर डिवाइड करते, सपोज 0.3333 सेम आ रहा है इन्फिनिटी तक. इट कुड बी 0.532 532 532 532. अल्टीमेटली जा करके ना वो लूप रिपीट जरूर होता है. Even if there's like 0.79862135 फिर 79862135 it keeps on repeating, but pi में it never repeats. It never repeats. So everything in the world can be represented in pi because it has got infinite possibilities. It never becomes a loop. It keeps on going on. आपका pi कभी repeat नहीं होता. That's the beauty of the number pi. Similarly, we have a number called the natural number. E को अपने natural number बोलते हैं. ठीक है, जैसे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है वैसे ई एक कांस्टेंट वैल्यू है. ई का वैल्यू इज इक्वल टू 2.718. उससे ज्यादा यू डोंट नीड टू डू. एंड ई का वैल्यू आपको याद रखने का जरूरत नहीं है बिकॉज ऑन योर फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स यू विल सी यू हैव द बटन ई. एलएन करके एक बटन होगा लेफ्ट साइड वाले कॉलम में, फोर्थ लास्ट बटन. लेफ्ट साइड वाले कॉलम में फोर्थ लास्ट बटन देखिए एलएन लिखा हुआ होगा एक बटन पे. यू विल हैव एलएन रिटन ऑन द बटन एंड अबव द बटन यू विल हैव ई टू द पावर एक्स रिटन. So ln is written on the button and above the button you have e to the power x written. So what you do is, अगर मेरे को e to the power 0.12 निकालना है ना, मैं 0.12 प्रेस करूंगा एंड सेकेंड ln करूंगा. अपने लास्ट डे डिस्कस किए थे ना, सेकेंड बटन इज गोइंग टू वर्क एज योर शिफ्ट बटन. सेकेंड बटन इज गोइंग टू वर्क एज योर शिफ्ट बटन. सो सेकेंड ln करेंगे एंड वील गेट द वैल्यू e to the power 0.12. सो 0.12 पहले प्रेस करने का, फिर सेकेंड ln करने का, यू विल गेट द वैल्यू e to the power x and the answer will be 1.1275. 1.1275. For those who do not have their calculators set to 6 decimal places, कैसे करेंगे? सेकेंड डेसिमल बटन देखो नीचे एकदम लास्ट रो में एक डेसिमल बटन है, उसके ऊपर फॉर्मेट लिखा हुआ है. सेकेंड डेसिमल बटन करेंगे तो फॉर्मेट वाला पार्ट बनेगा. डेसिमल बटन, द पॉइंट इज इन द लास्ट रो. उसमें द मोमेंट यू डू सेकेंड डेसिमल बटन यू विल सी DEC इक्वल्स टू 2 आएगा आपके स्क्रीन पे शायद. DEC इक्वल्स टू 2 मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस में भी आपका फॉर्मेटिंग सेट है. यू विल प्रेस 6 एंड यू विल प्रेस एंटर. प्रेस 6 एंड प्रेस एंटर. लास्ट डे कराया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. You press 6 and you press enter and then your calculator will be set to 6 decimal places just in case you don't have that done. So second decimal point stands for the format button. So second decimal point would be putting on the format. उसमें DC equals to 2 या जो भी दिखा रहा होगा उसको 6 सेट करेंगे. 6 decimal places तक we will keep our calculators. बोलिए, is everybody comfortable till here? Sure. So when you do 0.12 second ln, second क्यों कर रहे हैं? Because above the button को यूज करना है. वो शिफ्ट की तरह काम करता है साइंटिफिक कैलकुलेटर का. सो सेकंड बटन व्हेन यू आर यूजिंग यू गेट e to the power 0.12 and that gives you the answer 1.1275. So 12.75% is your effective annual yield. And obvious सा बात है, इससे ज्यादा yield 12% को लेके पॉसिबल नहीं है. इनफाइनाइट टाइम से ज्यादा और कैसे कंपाउंड करोगे? पॉसिबल नहीं है. इनफाइनाइट टाइम से ज्यादा कंपाउंड करना वोंट बी पॉसिबल, राइट? एंड नाउ for risk management purposes, for FRM curriculum, CFA में generally we don't do that. For FRM curriculum, anything unless otherwise mentioned, and कुछ एक जगह exception होगा वो मैं आपको बताऊंगा fixed income में बाद में. उसके अलावा in all the places you are going to be using continuous rates. So we will not use these kind of compounding. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं mentioned है तो हम लोग continuous rates को यूज करेंगे. Risk management के लिए we use continuous rates for all calculations. So you have to get comfortable with this part. You have to get comfortable with this part. इसको लेकर के अपने और डिटेल्स आगे नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा उसमें अपने करेंगे. अभी इसको यहीं तक रखेंगे बिकॉज ऑल आई वांटेड टू डू वाज दिस पार्ट. आई विल अगेन कम बैक टू दिस लेटर. विल डू प्रैक्टिस ओवर हियर एंड जानबूझ के अभी करा दिया ताकि रिपीट हो जाएगा एक दो बार तो और इजीली आपको याद हो जाएगा. इट विल कम लेटर इन वन ऑफ द रीडिंग्स. ठीक है यहाँ तक एवरीबडी? ऑलराइट. सो हायर द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, हायर द इफेक्टिव एनुअल यील्ड. एक काम करिए, इसको कॉपी करिए, फिर मैं डिडक्शन दे रहा हूँ. कॉपी दिस इन ऑर्डर.
डन. क्विकली ये वाला भी ले लिया. Alright, so if compounding frequency increases, obvious सा बात है, ज्यादा बार कंपाउंड करेंगे इफेक्टिव एनुअल यील्ड ज्यादा होगा, इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा. सो ऑब्वियस सा बात है, कंपाउंड करके फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगा एंड डिस्काउंट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगा ना. इफ योर इफेक्टिव रेट इज हायर, higher the effective rate, more would be the future value and less would be the present value, because high rate पे compounding हो रहा है effectively. Instead of doing 1.12 times, I'm doing 1.1236 times or 1.1255 times जब मैं लेके जा रहा हूँ. और जब डिस्काउंट कर रहा हूँ तो instead of dividing by 1.12, I'm dividing by 1.1255. Because your effective rate is higher, therefore your present value would be lower and future value would be higher. That is the reduction of this whole thing. Is everybody absolutely 100% comfortable till here? यहाँ तक एकदम clear है सबको ये? Sure? Couple of extra things that we'll have to do it because it will be applied in multiple chapters later on, so it is not out of syllabus. We'll do that. ये book में नहीं दिया हुआ है इस reading में. So the first one is your loan amortization schedule, loan amortization table. Say for example एक छोटा सा example लेते हैं. Suppose A takes a loan of 10,000 at the rate of 10%. 10,000 is That's the question. A has taken a loan of 500 at the rate of 10% interest for 5 years, payable in equal annual installments. Equal annual installments. So annual installment का value कैसे निकालेंगे? The basic idea is, like if you look at the solution part of it, idea क्या है? कि अपने एक ऐसा लोन लेके रखे हैं 500 का right now, times 0, 1, 2, 3, 4, 5. आप बोल रहे हो कि आपको एक equal amount X देना है every year and you want to pay off that loan of 500. I want to pay an equal amount of X every year and I want to pay off the loan of 500 over here. So what do you do? कितना अमाउंट देना पड़ेगा? बेसिकली अगर 500 का लोन लिया है, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 500 का इक्विवेलेंट अमाउंट देना पड़ेगा. बेसिकली ऑल ये एक्सेस का जितना भी प्रेजेंट वैल्यू होगा, दैट टोटल प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 500, तभी 500 का लोन पे ऑफ होगा. प्रूव करके दिखा रहा हूँ. इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? लास्ट डे वी हैड डन NI/Y PVPM2 वाली फंक्शंस. कैलकुलेटर पे किए थे ना NI/Y PVPMT यूज करना. नाउ इन दिस क्वेश्चन योर n इज इक्वल टू 5 years, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 10%, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 500, FV कुछ है नहीं यहां पर. अगर ऐसे देखोगे तो FV 0 है. आपने 500 का लोन लिया है. व्हाट डू यू वांट एट टाइम 5? यू वांट द लोन अमाउंट एट 5 ईयर टू बिकम 0, बट FV बाय डिफॉल्ट शुरू से ही 0 था. क्लियर TVM करके क्वेश्चन करोगे ना आप, you'll clear all the values in NI/Y PVPMT FV and then do the question. So it is already 0 over here. If you see, अपने को तो लोन पूरा पे ऑफ कर देना ना कि 5 equal annual installments में. I want the loan to be paid off completely. So FV should be 0. बोलिए following. So n equals to 5, I/Y 10, PV equals to 500. Give me the PMT calculation quickly. Copy the sum, take this much. Give me the PMT solution. फिर schedule बनाऊंगा जल्दी से एकदम. Speed बढ़ाइएगा सबको please. $131.89. 131.89.
quick. Done? Everybody? Now let's look at the schedule. ये वाले figures एक बार ना erase कर रहा हूँ. I need the space to write something. ठीक है? So 131.89 आया. अपने एक बार ना 132 ले लेते, थोड़ा round off कर लेते, easy होगा calculation. Now just observe. So time year 1 पे आपका opening balance of loan कितना था? We took a loan of 500 at time year 1. We took a loan of 500 at time y1. अच्छा, उसमें आपका हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है? 500 का 10% इंटरेस्ट बनता है 50. बट व्हाट वाज द अमाउंट पेड? अमाउंट पेड इज योर ईएमआई वाला पार्ट. ईएमआई कितना पे कर रहे हो? 132. एक बार राउंड ऑफ कर रहे हैं, लास्ट में हल्का सा एरर आएगा, वो इग्नोर कर देंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. सो आई टुक अ लोन ऑफ 500. आई एम सपोज टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 50, बट आई एंड अप पेइंग 132. आई पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 82. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 82 पे किया था, दैट इज रीपेड, द प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड. मेरे को 500 का लोन पे खाली 50 का इंटरेस्ट देने का था, बट मैंने 132 पे किया, तो 82 जो एक्स्ट्रा गया वो तो मेरा लोन अमाउंट को कम करेगा. यही लगेगा ना कि मैंने प्रिंसिपल रीपे कर दिया है. सो नाउ माय आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस कितना होगा, और क्लोजिंग लोन, वट एवर यू कॉल इट. 500 माइनस 82, दैट इज 418. ईयर 2 पे मेरा 418 के ऊपर में आई एम सपोज टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ लेट्स से 41.2, 42. मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं सब जगह, ठीक है. तो 41.8 पे मेरे को 42 का इंटरेस्ट देना है, बट द अमाउंट पेज वाज 132. आई पेड एन अमाउंट ऑफ 90 एक्स्ट्रा. वो 90 एक्स्ट्रा देने से मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? 328. ईयर 3 पे मेरा 328 का बैलेंस बाकी है. 328 पे आई एम सपोज टू पे लोन ऑफ 32. राउंड ऑफ नहीं करो, मेरा कैलकुलेशन इजी होगा. 33 कर दो, लेट्स नॉट कंफ्यूज. 33. आई पेड हाउ मच? 132. आई हैव पेड एन एक्स्ट्रा ऑफ 99. सो 328 माइनस 99, 229 बचा है मेरे पास लोन में अभी भी. नेक्स्ट ईयर 4 पे 229 पे आई एम सपोज टू पे 23 का इंटरेस्ट, बट आई एंड अप अगेन पेइंग 132 का टोटल अमाउंट. व्हाट इज द एक्स्ट्रा कंपोनेंट दैट यू हैव पेड? 109. तो 229 में 109 अगर एक्स्ट्रा पे कर दिया, बचा कितना? 110. ईयर 5 पे यू आर लेफ्ट विथ 110 का बैलेंस. यू आर सपोज टू पे, एक सेकंड, कुछ गलती किया है. हाँ ठीक है, सॉरी. यू आर सपोज टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 11. टोटल कितना? लेकिन आपने दिया कितना? 132. ओवर पेमेंट कितना हो रहा है? कुछ गलती की है कहीं पे, कोई कैलकुलेशन गलत हुआ है. जस्ट हेल्प मी आउट. 229 यू पे 109, 110 पे 11, 120, 132. एक जगह कहीं गलती हुआ है गाइस. कैन एनीवन हेल्प मी आउट? कैलकुलेशन कहाँ गलत हुआ है? कहाँ पे? वो 120 होगा. अच्छा हाँ, 109 पे हुआ, करेक्ट. थैंक यू. सो 120 पे आई एम सपोज टू पे 12. आई पेड 132. हाउ मच एक्स्ट्रा? The loan amortization schedule has to turn out to be 0. 120 बचा, उस पे 12 देना चाहिए था. राउंडिंग ऑफ एरर है, लेकिन वो एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया. अदरवाइज हल्का सा $1-2 का डिफरेंस आना चाहिए था. You are supposed to pay 120 के ऊपर 12, you paid 132 and ultimately your loan balance got paid off to 0. That is loan amortization schedule. क्योंकि ये सारा जितना भी values है 132, 132, 132, उसका present value is 500. Now if you see, इस column का total is going to be 500.
हाउ मच डिड यू एक्चुअली पे? 132 इंटू 5 कितना होता है? 132 इंटू 5 670 660. सो अमाउंट पेड इज 660. इस कॉलम का टोटल करके देख लीजिएगा 160 आ जाएगा. इस कॉलम का टोटल कर लीजिएगा 160 आ जाएगा. That is how the loan amortization schedule works. You have paid a total amount of 660 for a loan amount of 500. So जो 130 to 132 every year pay कर रहे हो, that is paying principal and a part of it is going to interest. We are just breaking that up. And you cannot just say कि 500 का 10% 50-50 interest pay हुआ है. क्यों? क्योंकि every year overpayment हो रहा है. And therefore you're not paying a constant rate of interest because you're paying an EMI. जब कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कब वर्क करता? जब 500 पे 50-50 देते और यहां जाकर के लोन ऑफ 500 वापस चुका देते. Then your logic would have worked, but that is not happening over here. You're not paying 50-50 on a regular basis and then the full loan amount over here. You're partially repaying the loan every time. You have an EMI concept. वो मैं मंथली कर दूंगा तो उसको EMI बोल देंगे. यहाँ एनुअल लिया है ताकि मैं आपको टेबल शॉर्ट में दिखा सकता, इसीलिए मैंने एनुअल लिया है जानबूझ के. But if had it been an EMI, it would have been a EMI, equated monthly installment. A part of it is going to be paying the interest part. दूसरा part principal भी देगा ना, because the whole loan is being paid off in your installments only. So loan and interest both are being paid off over here. You will need this mortgage backed securities chapter में, and और भी एक दो जगह कहीं लग सकता है. अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर पूरा कॉपी कर लीजिएगा. 328 का वैल्यू अगर मेरे को निकालना है, 328 क्या होगा पता है? 328 is going to be the present value of this. At any point of time, the outstanding loan balance is PV of remaining payments. सोचो ना, जितना EMI बचा है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वही आपका लोन बैलेंस आउटस्टैंडिंग होना चाहिए. At any point of time, the outstanding loan balance will be the present value of remaining installments of remaining PMTs. N equals to 3, 132 को PMT डाल के PV निकालो, 328 आंसर आ जाएगा. At any point of time, the outstanding loan balance is a PV of future remaining EMIs, future remaining cash flows. बोलिए, comfortable or not? Now take this whole thing down. Done? Everyone? समझ में आ रहा है? I hope you're finding it interesting, the whole content. Alright, let me see if you can do this sum.
ट्राई करिए. अच्छा, जस्ट वन थिंग आई फॉरगॉट. ये जो टेबल आपने बनाया था ना, उसमें जस्ट एक चीज साइड में इफ यू कैन ऐड, एज यू आर मूविंग डाउन, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज फॉलिंग, इंटरेस्ट इज फॉलिंग, प्रिंसिपल रीपेड इज इंक्रीजिंग एंड EMI कांस्टेंट. क्योंकि जैसे जैसे अपने नीचे जा रहे हैं ओवर टाइम, थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल रीपे होते जा रहा है. आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज बीइंग रीपेड ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल गिर रहा है. और इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सो देयरफॉर द इंटरेस्ट कंपोनेंट इज गोइंग डाउन. इंस्टॉलमेंट कांस्टेंट है तो द प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपेड इज गोइंग अप ना. तो स्टार्टिंग ऑफ द इयर्स में आप इंटरेस्ट ज्यादा देते हो, लेटर ऑन ऑफ द इयर्स में आप इंटरेस्ट कम देते हो एंड प्रिंसिपल रीपेड वाला पोर्शन ज्यादा होता है. जस्ट ऐड दैट बिट प्लीज. As you moving down, and then take this sum and do it. I'll give you 5 minutes, and then last portion iske baad of this chapter, and we are done with this. Try this. I'll give you a couple of minutes. Just a couple of things. N is equal to the number of time periods. I by Y will be the rate per period. ध्यान रखिएगा. EMI निकालने बोले, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है. EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स.
डन। फर्स्ट 2-3 पार्ट्स हो गया, फर्स्ट 2 हो जाना चाहिए एकदम इजीली, ए एंड बी। Let's see. All right. X takes a home loan for a house worth $3 lakh, 20% down payment, payable in 30 years in EMI. मतलब 20% का डाउन पेमेंट है एंड हाउस खरीद रहा है $3 लाख का, मतलब $60,000 तो अभी पे कर चुका होगा, $60,000 तो पे कर चुका होगा, तो लोन कितना लिया होगा? 2,40,000 का। सो अपना लोन अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी 2,40,000। दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द लोन यू आर टेकिंग, करेक्ट। उसके बाद में 30 इयर्स का EMI है, n is equal to not 30 but 30 into 12 because EMI, n is the number of periods not the number of years, and I by y, the rate per period is going to be 9 divided by 12, that is the rate per period, that is 0.75। कैलकुलेटर में 0.75% है, आप उसको 0.75 ही एंटर करते हो बिकॉज कैलकुलेटर नोज कि I by y is इंटरेस्ट, उसको अलग से 0.0075 डालने का जरूरत नहीं है। 10% इंटरेस्ट होता तो 10 डालते हैं, यहाँ पर द रेट विल बी 9 by 12 ना, 9% इज अ पर एनम रेट, 9% इज द एनुअल रेट। तो पर मंथ का रेट क्या हुआ? नंबर ऑफ पीरियड्स एंड द रेट पर पीरियड। प्रॉब्लम, नंबर ऑफ पीरियड्स 30 इयर्स में 30 into 12 360 पीरियड्स हुआ, राइट। 9% इज अ रेट पर एनम, तो रेट पर पीरियड कितना हुआ? 9 डिवाइड बाई 12 ना, बिकॉज मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, राइट। यहां पर बोलो फॉलोइंग एवरीवन। कंप्यूट EMI में सबसे पहला चीज PMT कंप्यूट करना पड़ेगा कैलकुलेटर में। PMT का आंसर कैलकुलेटर में नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑपोजिट साइंस, कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज आर गोइंग टू बी ऑफ द ऑपोजिट साइन, वी अंडरस्टैंड दैट। कैश आउटफ्लोज एंड कैश इनफ्लोज आर गोइंग टू बी ऑफ द ऑपोजिट साइन, करेक्ट एवरीवन। कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज, आज अपने लोन ले रहे $2,40,000, 240,000 आया, सो पॉजिटिव डाले थे हम लोग। तो PMT जो ये वाला अमाउंट आएगा, PMT जो ये EMI वाला पार्ट आएगा, वो तो आपको देना पड़ेगा बैंक को, सो दैट इज वाई नेगेटिव। आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज विल ऑलवेज बी ऑफ द ऑपोजिट साइन इन द कैलकुलेटर। आंसर बताइए कितना आया PMT? 19, एक से नहीं, सॉरी आई थिंक ये लीक कर रहा है, सॉरी 1931.09, $1931.09, so that is going to be your EMI वाला component. So first part done. So 1931.09 you will have to pay every year for 360 months. एक बार करो तो 1931.09 into 360 देखो कितना आता है। 1931.09 into 360 into 360 into 360 होगा ना, हाँ 360 होगा। You people entered this as 360 right? Enco, and this one has 0.75, this has 2,40,000, कितना है आंसर वापस बताना? 695,192। That's a great deal of amount। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? 2,40,000 का लोन के बदले में $6,95,000 पे कर रहे हो। सोच के देखो what level of interest you people have paid। The period is large, everything agreed. I'm just demonstrating कि interest में कितना amount जा रहा है आपका। You're buying a house worth $2,40,000. You're taking a loan of $2,40,000. You end up paying $695,000. Period large है, interest large है, वो सब ठीक है, but अपने लोग का भी तो normally home loans and all इंडिया में रेट वही 8-8.5% के आसपास home loan का रेट है, and वही 20-30 years के लिए लोग लोन लेते हैं। सोच के देखिए कितना इंटरेस्ट पे करते लोग। Getting it? Anyways, moving forward, first part is done.
पार्ट बी, आउटस्टैंडिंग लोन एट द बिगिनिंग ऑफ 17th ईयर। बिगिनिंग ऑफ 17th ईयर मतलब 16 की 17, 16 इज बिगिनिंग ऑफ 17th ईयर, 17th इज एंडिंग ऑफ 17th ईयर। तो अपने को यहां पर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकालना है। आउट ऑफ 30 ईयर्स 16 ईयर्स कंप्लीट हो गया ना, बिगिनिंग ऑफ 17 ईयर तो यही हो रहा है, 16th ईयर एंड हो गया है, 17th ईयर बिगिनिंग हुआ है। तो यहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा? 16 ईयर्स ओवर मतलब कितना ईयर्स रिमेनिंग? 14 ईयर्स रिमेनिंग। 14 ईयर्स का कितना EMI रिमेनिंग होगा? n इक्वल्स टू 14 इंटू 12 कितना? 168 आता शायद, हाँ। सो 168 को n डाल करके अपने को PV कंप्यूट करना है। यू डोंट हैव टू रीराइट एवरीथिंग। कैलकुलेटर में याद करो, इवन इफ यू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन द कैलकुलेटर द डेटा डज नॉट गेट इरेज्ड। अपने कंप्यूट PMT किए थे तो PMT कैलकुलेटर में सेव्ड है, I/Y PV सेव्ड है। अपने खाली n को ओवरराइट करके अगर कंप्यूट PV करेंगे तो अपना आंसर आ जाना चाहिए ना। वी आर ओवरराइटिंग n की रिमेनिंग 168 इंस्टॉलमेंट्स है और वो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटर में डाला हुआ है। 9/12 0.75, ये 0.75%, 0.75 ऑलरेडी कैलकुलेटर में डाला हुआ है। ऑल आई नीड टू डू इज कंप्यूट PV because at any point of time the outstanding loan balance is equal to the PV of remaining cash flows. Sorry, हाँ ठीक है, beginning of the 17th year। बोलो प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि 14 years remaining है ना, 16 years खत्म हो गया तो left with 14 years। तो 14 years का 14 into 12 168 installments डाला हुआ है। तो 168 times 1931.09 का present value is going to be your answer। बोलिए, making sense? ठीक है, give me the answer over here। 1,10,31. That is the outstanding loan balance after 16 years। 16 years में आधा लोन भी पे नहीं हो, आधा टाइम हो चुका है। 120,000 हाफ द लोन है ना, उतना भी पे नहीं हो। 240 का 120 भी नहीं हो, 184,000 बचा है अभी भी। स्टार्टिंग के सालों में इंटरेस्ट कम पे होता है, प्रिंसिपल कम रीपे होता है, इंटरेस्ट ज्यादा पे होता है। लेटर ऑन ईयर्स में सिंस योर प्रिंसिपल बैलेंस इज फॉलोइंग डाउन, लेटर ऑन ईयर्स में द प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपेड विल इंक्रीज। बोलो डन एवरीवन। एवरीवन श्योर यहां तक? पार्ट ए एंड पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। पार्ट सी देखते हैं, प्रिंसिपल रीपेड इन 23rd ईयर। कोई से हुआ है क्या? नहीं, 23rd ईयर। ठीक है, ट्राई करो। आई गिव यू 2 more minutes। या बताओ मेरे को कैसे होगा, उतना टाइम नहीं देते अभी। हाउ विल यू डू इट? कहां पे? 24th के स्टार्टिंग में। सबसे पहले 23rd ईयर मींस 23 एंड 24 के बीच का। दिस इज गोइंग टू बी द, नहीं 23 ईयर्स खत्म हो गए, 24th ईयर हुआ है। टाइम 0 to 1 इज द फर्स्ट ईयर, टाइम 1 to 2 इज द सेकेंड ईयर। तो 23rd ईयर इज गोइंग टू बी 22 एंड 23 के बीच का। तो सबसे पहले चीज तो 24 तो आएगा ही नहीं कहीं। दिस इज द 23rd ईयर। आई टोल्ड यू दैट डे, छोटा छोटा चीज आई एम टेलिंग यू। 23rd ईयर इज दिस टाइम पीरियड। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रिंसिपल रीपेड इन द 23rd ईयर। बहुत सिंपल है, यहां का जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस है एंड यहां का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस है, इफ आई टेक द डिफरेंस ऑफ द टू, डोंट यू थिंक आई विल गेट द प्रिंसिपल रीपेड? यहां पे लोन बैलेंस इतना बाकी था, यहां पे लोन बैलेंस इतना बाकी था, जो डिफरेंस होगा दैट मस्ट हैव बीन द लोन बैलेंस रीपेड। एग्जैक्टली। और 22 ईयर्स पे आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस कितना है? 8 ईयर्स का रिमेनिंग बाकी है। तो 8 ईयर्स का कितना EMI हुआ? 8 into 12 96। सो n इक्वल्स टू 8 into 12 लेकर के PV निकालो।
एंड यहां n इक्वल्स टू 7 into 12 करके पीवी निकालो। ऑब्वियस सा बात है, इसका पीवी विल बी लोअर देन इसका। 8 इयर्स का रिमेनिंग ईएमआई का पीवी एंड यहां 7 इयर्स का रिमेनिंग ईएमआई का पीवी कर रहे हो। दिस इज योर लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 22 इयर्स। दिस इज द लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 23 इयर्स। तो जो भी डिफरेंस आया होगा वही लोन रीपे हुआ होगा ना पूरे पार्ट में। एंड डोंट मेक दोज मिस्टेक्स। एवरी मंथ में अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल रीपेड था। यू कैनॉट डू एनी अदर कैलकुलेशन और कोई तरीके से। फिर 12 लाइंस का बनाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि पूरा महीना में इसके ऊपर का 10% दिया और इसका ईएमआई दिया एंड ऑल। यू कैनॉट डू दैट। ये वाला पार्ट कराने दीजिए मेरे को, इट विल बी मोर क्लियर। जस्ट लेट मी डू टिल ई, देन यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। प्रिंसिपल रीपेड इन एवरी मंथ इज डिफरेंट बिकॉज एवरी मंथ में ईएमआई पे हो रहा है। अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल इज बीइंग रीपेड, बट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस इफ आई फाइंड ओवर हियर एंड इफ आई फाइंड ओवर हियर, उसका डिफरेंस हैज टू बी द टोटल प्रिंसिपल रीपेड इन दिस 1 year पीरियड। हैज टू बी, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। बोलिए, मेकिंग सेंस एवरीवन? क्विकली टेक दिस डाउन, इसका आंसर दीजिएगा। डिफरेंस बता रहे हो आप? कौन सा बता रहे हो अब, इसका कि इसका? इसका, हाँ, टेल मी। So you don't need to again and again write all these things. You just need to overwrite n and compute PV because calculator does not delete any amount. आपको खाली n को overwrite करना है 96 compute PV, n को overwrite करना है 96, ये 96 84 and compute PV and उसका difference निकालना है और कुछ नहीं करना है आपको. You just need to overwrite n, compute PV, get the difference. You don't have to enter everything again and again. Making sense? आपका आंसर गलत है मेरे हिसाब से. दिस कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज 14 इयर्स जब रिमेनिंग था तब आउटस्टैंडिंग लोन 184,000 था एंड अभी खाली 8 इयर्स रिमेनिंग है. आप बोल रहे 185,000 आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस है. आई थिंक, हाँ, 131,813. ये गलत लग रहा है. कितना बोल, इसका बोल रहे हो आंसर? डेसिमल गोली मारो. और उसका वाला 131,813 and 120,024. So my outstanding loan was this much, and then at the end of that year was this much. तो इसका मतलब इसका जो difference का around $11,000 है, I must have paid in that particular year. जो $11,000 है वो मेरा principal repay हुआ होगा in that particular year. कोई और का आंसर आया क्या? आ गया? Perfect. You have a problem? बोलो. Interest उसमें आएंगे. Let me complete E तक, then your question will be solved. यहाँ तक समझ में आया सबको? यहां पे आउटस्टैंडिंग लोन इतना था, 23rd ईयर पे आउटस्टैंडिंग लोन इतना है, तो आपका लोन $11,000 अगर कम हुआ है तो वही रीपे हुआ होगा ना पूरे साल में. एवरीबडी गेटिंग इट? क्वेश्चन डी, पार्ट डी में आइए. गाइस ओवर हियर, इंटरेस्ट पेड इन द 140th इंस्टॉलमेंट. 140th इंस्टॉलमेंट इज 139 एंड 140 के बीच का, करेक्ट? 140th इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पेड के लिए पहले यहां पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकालो. आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? n इक्वल्स टू 139. टोटल 360 इंस्टॉलमेंट्स था, 139 पे हो गया तो बचा कितना? 360 माइनस 139 एंड कंप्यूट पीवी. बोलो. और जो प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट हो जाएगा उसका 9% शुड बी द आंसर, शुड बी द इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड. अपने आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस निकाल लिए, इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कंपोनेंट मांग रहे तो उसका 9% करेंगे, इंटरेस्ट पता चल जाएगा ना. आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस का इंटरेस्ट ही तो पे करते हैं. डोंट मेक दिस मिस्टेक. इंटू 9% नहीं होगा, इंटू 9/12% होगा. 1 मंथ का इंटरेस्ट रेट लेना पड़ेगा. ये सब गलती करते लोग. एंड आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर मिस्टेक्स यू मेक, उससे जो आंसर आएगा विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस. दे डोंट गिव अदर 3 ऑप्शंस एज रैंडम ऑप्शंस. यू विल नेवर हैव रैंडम ऑप्शंस इन योर क्वेश्चन पेपर. ऑल द अदर 3 ऑप्शंस, जो गलती आप करते हैं उसके हिसाब से जो आंसर आता है वो ऑप्शंस होंगे एंड आप ओवर कॉन्फिडेंस में उसको राइट मार्क कर देंगे. सो यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी वेरी थरो. आई नो इट्स द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर्स एंड आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन. जानबूझ के कर रहा हूं. 139 इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो गया है. टोटल 360 इंस्टॉलमेंट्स था ना 30 इयर्स का, तो 360 माइनस 139 इंस्टॉलमेंट्स आर रिमेनिंग. तो उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर करेंगे तो दैट इज द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस. तो हर मंथ में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इनटू
9/12% उस टाइम का इंटरेस्ट हुआ, उसको 1931 से माइनस कर लोगे तो प्रिंसिपल रीपेड फॉर दैट मंथ आ जाएगा। देखो मंथ के लिए ये कर सकते थे, नाउ कम टू दैट अगेन, इंटरेस्ट कंपोनेंट आ गया, 1931 इज द टोटल अमाउंट पेड माइनस इंटरेस्ट पेड विल बी द प्रिंसिपल रीपेड फॉर दैट मंथ। बट यहां पे वो नहीं कर सकते थे बिकॉज एवरी मंथ का प्रिंसिपल रीपेड इज डिफरेंट। You're getting it? Because the loan balance is going down na every month, because every month you're paying a component of principal repaid. EMI है ना, तो every month change हो रहा है। जो अपने 5 years का schedule बनाए थे वो इस बार 360 lines का schedule बनेगा अगर बनाना है तो, वो Excel पे बन जाएगा, ये इस पे नहीं बनेगा ऐसे। समझ रहे हो? बोलो interesting? Till here it's okay? Everybody copied this whole thing? लास्ट वाला कर सकता है कोई? सोचो कैसे होगा लास्ट वाला प्लीज। फोर्टीन्थ ईयर था राइट? 14th ईयर इज 13 and 14 के बीच का। देखो कैसे वर्क करेगा, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल दोनों टाइम पे निकाल सकते हैं। थिंक इंटरेस्ट पेड निकालने के लिए कैसे वर्क करेंगे, टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू 1931.09 इंटू 12, प्रिंसिपल रीपेड निकालना आता है, इन दोनों का डिफरेंस से प्रिंसिपल रीपेड आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी द टोटल इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड। थिंक, वरना अगर इंटरेस्ट पेड निकालना पड़ेगा तो आपको वो 12 लाइंस, यहां पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, उसका इतना इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रीपेड, क्लोजिंग बैलेंस, फिर वो ओपनिंग बैलेंस, फिर उसका इंटरेस्ट रीपेड, फिर उसका प्रिंसिपल रीपेड, वो करके 12 लाइंस बनाने पड़ेंगे। वो नहीं कर सकते अपने, ये पूरा ईयर का है। एंड यू कैनॉट से कांस्टेंट रेट, यू कैनॉट से कि यहाँ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 9% दे दिया पूरा साल का, बिकॉज ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पूरा साल नहीं था। एवरी मंथ दिस प्रिंसिपल बैलेंस इज फॉलिंग डाउन थोड़ा थोड़ा करके, सो यू कैनॉट टेक इस प्रिंसिपल के ऊपर में 9% ओवर हियर, बिकॉज द प्रिंसिपल कीप्स ऑन गोइंग डाउन एवरी मंथ। सो व्हाट डू यू डू, टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू हैव पेड इन द होल 1 year इज 12 EMIs, 12 into the EMI का अमाउंट, दैट इज द टोटल अमाउंट पेड। उसमें से आपका प्रिंसिपल रीपेड कितना हुआ, यहां का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यहां का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसका जो डिफरेंस है दैट इज अ प्रिंसिपल रीपेड, राइट? दैट इज अ प्रिंसिपल रीपेड, राइट? तो टोटल अमाउंट इतना पे किया, उसमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट ये था, तो बचा हुआ इंटरेस्ट कंपोनेंट बच गया ना। कैलकुलेशंस करिए, आंसर दे दीजिए। दिस सम इज ओवर, दिस पार्ट इज ओवर। कैलकुलेटर वाला के लिए प्लीज कैलकुलेटर वाला वीडियो देखिए पहले। एंड द ऐप का कैलकुलेटर डज नॉट वर्क परफेक्टली वेल, यू हैव टू गेट योर कैलकुलेटर्स, दैट इज गोइंग टू वर्क परफेक्टली वेल। ऐप में काफी सारे बग्स हैं, काफी सारे इश्यूज हैं, तो एक बार टेम्परेरीली टू गेट यू इन द क्लास मोड फॉर दोज हू डोंट हैव इट, आई हैव आस्क्ड यू टू यूज द एप्स, बट अदरवाइज प्लीज गेट योर कैलकुलेटर्स क्विकली एंड यू हैव टू वॉच द कैलकुलेटर वीडियो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्लास, सो यू हैव टू वॉच इट। बता, I'll tell you। ये वाला पार्ट निकालिए, आंसर बताइए क्विकली। प्रिंसिपल रीपेड कितना आया, दिस का डिफरेंस, n equals to 17 years, 17 into 12, quick।
लास्ट फाइनल आंसर बता रहे हो? प्रिंसिपल रीपेड कितना बोल रहे हो? पॉइंट, बस इतना सा? 13, हाँ हो सकता है 13th ईयर है, हाँ ठीक है, शुड बी राइट. नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन. या दिस इंटू 12 माइनस 5259.9 इज द इंटरेस्ट पेड. आया कोई और का आंसर? प्रिंसिपल रीपेड 5259 और कोई कंफर्म करो ना एक बार क्विकली. ये कितना आया? 201.406.15. आया 201. Guys, someone else confirm the answer quickly. Have you taken 17 into 12 as n? So it is 204. 17 into 12 लिया है क्या? 13 years complete हो गया, 17 बाकी है. हाँ सर, राइट. ये वाला आंसर राइट है 5259. ओके, एक जन और को मिल गया. एनीवेज ठीक है, आंसर जो भी हो यार, मतलब स्टेप्स पता है ना आप लोगों को, इट्स फाइन. विल मूव फॉरवर्ड. एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? टेकन दिस होल थिंग डाउन. विल मूव टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. The last part is your NPV and IRR. The last section is your NPV and IRR. Let's see this. It's very, very simple. Again, the terms are going to be used. You don't have an NPV IRR section in the curriculum कहीं पे भी, लेकिन ये terms बहुत जगह use हुआ है, right? So you have to get an idea what NPV and IRR means. बहुत simple है. Let's take an example. Suppose time 0, 1, 2, 3, 4. सपोज अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50 का एंड मेरा रिटर्न आ रहा है 20, 10, 30 एंड 40. सिंपल है. वी बॉट अ फैक्ट्री ऑफ 50. फर्स्ट ईयर में उसका कैश फ्लो आया 20, नेक्स्ट ईयर 10, नेक्स्ट ईयर 30, नेक्स्ट ईयर 40. सिंपल. इट्स वेरी वेरी सिंपल. NPV is nothing but your profit. मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, मेरा सेलिंग प्राइस 120 है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 20, 120 माइनस 100. गया 50, आया 20, 30, 60, 40, 100, तो मेरा प्रॉफिट 50 होना चाहिए. बट अपने लोग को भी पता है कि अपने लोग ये वाले अमाउंट्स को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सपोज इफ आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 हियर, आई गेट 10, 10, 10 एंड 20, टोटल 50 मिल रहा है. आप इन्वेस्ट करोगे क्या प्रोजेक्ट में? Suppose you're getting 10, 10, 10 and 25. Normally देखोगे तो 55 minus 50 करके you will tell me 5 का profit है, but that is बेवकूफी because 50 will become 55 automatically over here. Suppose the interest rate is 10%. तो normally inflow minus outflow करना is not a good idea because now we people understand time value of money. So profit कैसे निकालेंगे? Present value of all the inflows minus the outflow. That is your net present value. NPV is net present value, net of all the inflows, of all the outflows, net of the investment. So this will be minus 50 plus 20 by 1 plus R plus 10 by 1 plus R square plus 30 by 1 plus R cube plus 40 by 1 plus R to the power 4. Simple. Rate of return. Say for example मैं बोल देता हूँ कि required rate of return for the project is 12%. अभी कैसे करोगे? कैलकुलेटर में अगर करना होगा तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? कैलकुलेटर में CF0, C01, C02, C03, C04, उसके बाद में NPV बटन I इक्वल्स टू 12 एंटर करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके NPV को कंप्यूट करेंगे, आ जाएगा ना. कैश फ्लोज एंटर करो, पहले कैश फ्लो बटन में जाओ, सेकेंड सी करके क्लियर वर्क करो,
वर्क क्लियर करके उसमें सब चीज इरेज करने के बाद में CF0, C01, C02, C03, C04 डालो एंड उसके बाद में एनपीवी कंप्यूट करो बाय पुटिंग इट इन 12% ऑफ द इंटरेस्ट एज द इंटरेस्ट रेट. प्लीज मेक श्योर दैट 50 को -50 करके एंटर करना है एंड माइनस वाला बटन वर्क नहीं करेगा, +/- वाला बटन वर्क्स फॉर अ नेगेटिव साइन. So remember those things and quickly do the answer. That is NPV. It's very, very simple. फ्रीक्वेंसी 1 ही होगा ना, सारा कैश फ्लो एक एक बार ही है तो फ्रीक्वेंसी 1 ही रखेंगे एज इट वाज इन द डिफॉल्ट. $22.60. 22 point. That's your NPV. Profit is not 50. Total cash flow 100 है, 100 minus 50, 50 का profit नहीं आ रहा है. It's only 22.60 when you account for the interest cost. Because you're not getting 100 today. 50 में आज इन्वेस्ट करते 100 आज मिलता तो 50 का प्रॉफिट होता. I'm getting that 50, that extra 50 over the number of years. So my profit is not exactly 50, it's less than that. बोलिए समझ में आया सबको? इजी है. 22.60 आ रहा है आंसर. एवरीबडी गुड? I'll move forward. ठीक है. Take a minute, copy whatever you're doing. जल्दी जल्दी. उसके बाद में व्हाट इज IRR नाउ? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो? सपोज 100 का कॉस्ट होता है, 120 का सेलिंग प्राइस होता है. व्हाट वी डू इज 100 into 1 plus प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 120. वी कैन इजीली डू द कैलकुलेशंस दिस वे. 100 into 1 plus R is equal to 120. कॉस्ट प्राइस into 1 plus प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस. वैसे ही तो करते हो. 100 into 1 plus 20% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 120 होगा. यू बेसिकली इक्वेट द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस. करेक्ट. IRR इज जस्ट द प्रॉफिट परसेंटेज. बट अगेन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नॉट वन सिंगल सेलिंग प्राइस, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज. सो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या करते थे? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस. IRR में भी यही करेंगे. IRR इज द रेट एट विच PV आउटफ्लोज इज इक्वल टू PV इनफ्लोज, और the rate where NPV is equal to 0. NPV क्या होता है? PV इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ना. अगर PV इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो तो ऑब्वियस सा बात है NPV 0 हो जाएगा. लेट मी डू द सम, क्लियर हो जाएगा. 50 का इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 20 by 1 plus R plus 10 by 1 plus R square plus 30 by 1 plus R cube प्लस 40 by 1 plus R to the power 4. इस इक्वेशन को जो रेट सेटिस्फाई करेगा is IRR. The rate that will satisfy this equation is IRR. Instead of having one cost price and one selling price, we have a series of selling prices. इसका रेट कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है. कैलकुलेटर में ऑलरेडी यू पुट इन द CF, करेक्ट. NPV के बाजू में देखो, सेकेंड ऑन योर कैलकुलेटर देयर इज अ थर्ड बटन IRR. IRR प्रेस करो, कंप्यूट प्रेस करो, आंसर निकल के आ जाएगा. आंसर बताइए कितना?
28.93%. Just go to the IRR button and press compute. That's all you have to do. Just go to the IRR button and press compute. That's all you have to do. I hope you have not erased your cash flows. Cash flow में जाकर के सेकेंड CC नहीं किए हैं, क्लियर वर्क नहीं किए हैं, कैश फ्लोज को इरेज नहीं किए हैं, तो कैश फ्लो अगर है तो IRR पे जाकर के कंप्यूट प्रेस करना और कुछ नहीं करना है. बोलिए, इज एवरीबडी फॉलोइंग दिस? नहीं, 20 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं है ना. 100 इज नॉट इक्वल टू 120. 100 इंटू वॉट रेट से कंपाउंड करके 120 आ रहे हैं, वो रेट निकाल रहे हो, वो प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया ना. कॉस्ट प्राइस 100 एंड सेलिंग प्राइस 100 होता तब वो नहीं होता, बट यहां पर वी आर टेकिंग अ रेट आउट ऑफ इट कि कौन से रेट पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस को 20% पे बढ़ाओगे तो इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब 20% प्रॉफिट आ रहा है ना. So, यहां पे भी वही चीज कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं अपने एग्जैक्टली ओवर हियर. बोलिए, इज एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? यहां तक श्योर? ऑलराइट, आई विल डू अ कपल ऑफ मोर थिंग्स. एक चीज आप लोग घर पे करिएगा, मैं अभी टाइम नहीं स्पेंड करूंगा इस पे. इफ यू मेक अ लोन एमोटाइजेशन स्केड्यूल यूजिंग 28.93%, इट विल वर्क. ओपनिंग बैलेंस 50 इन्वेस्ट किया, 50 पे आना कितना चाहिए? 28.93%. मिला कितना? 20. 50 का 28.93% कितना होता है, एक बार बताइए. 50 का 28.93%, 64 कैसे हो सकता है? 14.46. तो 50 पे अगर 28.93% चाहिए, 14.46% चाहिए, मिला कितना? 20. एक्स्ट्रा कितना आया? 5 पॉइंट समथिंग. तो रिमेनिंग बैलेंस कितना? 45 पॉइंट समथिंग और 44 पॉइंट समथिंग. नेक्स्ट ईयर 44 पे वापस कितना चाहिए? 28.93. आया कितना? 10%. चाहिए था 12, सपोज आया 10, मतलब 44 विल बिकम 46 आउटस्टैंडिंग. ध्यान रखना, चाहिए था 12, आया 10, तो 44 इज इंक्रीजिंग नाउ 46. ज्यादा आता है तो प्रिंसिपल बैलेंस कम हो जाता है, कमती आएगा तो प्रिंसिपल बैलेंस विल इंक्रीज, एंड वो करते करते 4 इयर्स का बनाओगे, आंसर 0 आ जाएगा लास्ट में. That is the whole idea. The present value of these cash flows is equal to 50 when you take the rate as 28.93%. The present value of 20, 10, 30 and 40 at 28.93% is equivalent to 50. तो 50 के इन्वेस्टमेंट पे 28.93% का रिटर्न अर्न कर रहे हैं, बिकॉज 50 के बदले में आपको 20, 10, 30 एंड 40 मिल रहा है. It is giving you a internally generated rate of return. That is IRR, internally generated rate of return. So IRR के साथ में लोन amortization schedule बनाओगे, वर्क करेगा. बोलिए, comfortable till here everybody? I know there is a lot of information being given to you. It's just the beginning of lectures, वो इसलिए लग रहा है आप लोग को. Eventually it will be fine. And इसको इतना यूज करोगे ना आप लोग throughout the curriculum that it will become very easy. And for non-maths people, don't worry. Sums होता है तो you like maths, sums नहीं होता है you don't like maths. Just remember that. अपना brain को बोलो मेरे से हो जाएगा, and it is fine. I'll get used to it. And especially for the working guys. You've not been in study mode. 20-30 hours of classes के बाद में वो अपने आप student mode में आ जाएंगे. अभी 10 साल, 5 साल, 12 years, 15 years, 20 years पढ़ाई नहीं किया है, तो obviously it will take time to get back to the studying mode. Because I know a lot of people are out of touch from studies. It's fine. बोलिए, comfortable till here? Taken down till here? Last part about this and we are done with this reading. कहाँ से चालू करूँगा? अच्छा, नॉर्मली एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा तब अपने को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज देन यू आर इन अ प्रॉफिट सिचुएशन. इफ एनपीवी इज नेगेटिव यू शुड रिजेक्ट इट बिकॉज देन यू आर मेकिंग अ लॉस. इफ एनपीवी इज 0 यू आर काइंड ऑफ इनडिफरेंट. दिस इज आई थिंक फाइन. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा होगा तभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज लेस देन आउटफ्लो, एनपीवी इज नेगेटिव, दैट्स अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट. ये तो कॉमन सेंस वाला चीज हो गया. एनपीवी पॉजिटिव देन ओनली यू शुड एक्सेप्ट, इफ इट इज नेगेटिव यू शुड रिजेक्ट, एंड इफ इट इज 0 देन यू डोंट केयर. सिंपल. अभी सोचो एनपीवी का जो रिटर्न है ना उसको रिक्वायर्ड रिटर्न बोलते हैं. रिक्वायर्ड रिटर्न क्यों? याद करिए, वी हैड डन इन द बिगिनिंग में, जितना प्रोजेक्ट का रिस्क होगा यू रिक्वायर दैट रिटर्न, दैट इज द डिस्काउंटिंग रेट यू यूज. नाउ जस्ट थिंक, यू शुड इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट जिसका रिटर्न इज मोर देन जितना आपको चाहिए कि लेस देन जितना आपको चाहिए? मोर देन जितना आपको चाहिए. मतलब यू शुड इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट ओनली इफ IRR इज मोर देन RE, करेक्ट?
IRR जो प्रोजेक्ट का रिटर्न है, प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इफ दैट इज मोर देन व्हाट यू नीड, ओनली देन यू शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट. अग्रीड? एंड देखना जब IRR ग्रेटर देन RE होगा तभी NPV पॉजिटिव होगा. सोचो कैसे? बिकॉज सी 50 इज इक्वल टू दीज कैश फ्लोज का PV एट अ पर्टिकुलर रेट. मतलब इफ IRR इज इक्वल टू RE देन NPV हैज टू बी जीरो ना. NPV जीरो कब होगा? NPV जीरो तब होगा व्हेन RE को यूज करके PV इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो. एंड IRR इज अ रेट जहां पे PV इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो. IRR इज अ रेट एट विच NPV इज इक्वल टू जीरो और दैट योर आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लोज. सो IRR तो वही रेट हो गया. बोलो फॉलोइंग. IRR is equal to 0 if NPV, IRR is equal to RE if NPV is 0. NPV निकालते हैं RE रेट को यूज करके डिस्काउंट करके. NPV 0 आ रहा है मतलब क्या? PV इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो. IRR इज द रेट एट विच NPV is 0. अभी NPV पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए. समझो. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज हैज टू बी मोर देन आउटफ्लो, ओनली देन NPV विल बी पॉजिटिव, राइट? मतलब when you are discounting with RE, this number is bigger. IRR पे क्या होता है? This amount is equal to this amount का PV, right? तो कमती रेट पे डिस्काउंट करेंगे तब ये बड़ा आएगा कि ज्यादा रेट पे डिस्काउंट करेंगे तब ये बड़ा आएगा? NPV पॉजिटिव करना है. PV of inflow has to be more than outflow. So RE has to be lower than IRR in order to make the inflow more than outflow. IRR वाले रेट पे 50 is equal to these values. उसी से तो IRR बैक कैलकुलेट किया आपने, that your inflows and outflows are equal. NPV पॉजिटिव मतलब you have to discount these cash flows at a rate lower than IRR. तभी इसका वैल्यू बड़ा आएगा, क्योंकि IRR वाले लेवल पे तो ये दोनों इक्वल हो रहा है. वही तरीके से तो IRR निकाला आपने. We have back calculated IRR at the rate at which your outflows and inflows are equal. So if you want to make inflows bigger, that is NPV positive, you have to discount at a rate lower than IRR. That is your RE has to be less than IRR if NPV is positive. NPV negative मतलब inflow is less than outflow. मतलब आपका discounting rate has to be more than IRR, क्योंकि IRR पे discount करे तब equal है. नेगेटिव बनाना है, इसको छोटा बनाना है इनफ्लो वाला साइड को, तो ज्यादा रेट पे डिस्काउंट करने का. दैट इज IRR is going to be less than RE. एंड देखिए दोनों डिसीजन मेकिंग एकदम परफेक्ट है. If I need 12% and the project is giving me less than 12%, it's a bad project, rejected. If I need 12%, the project is giving me more than 12%, I should accept it. And if the inflows ka value is more than the outflows, I should accept it. And you are indifferent in the last case. So take this table down. Everyone comfortable till here? Sure this part? ठीक है यहां तक? एक चीज मे नॉट बी नीडेड बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक लाइन खाली एक्स्ट्रा करा दे रहा हूं. NPV and IRR will always give you the same accept reject decision. दिख रहा है? जब NPV बोलेगा एक्सेप्ट कर लो, IRR भी बोलेगा एक्सेप्ट कर लो. जब NPV बोलेगा रिजेक्ट कर दो, IRR भी बोलेगा रिजेक्ट कर दो. They give the same accept reject decision, correct? लेकिन I'll give you two choices. Suppose, let me make another example.
नाउ सपोज देयर इज अ पुचका वाला एंड देयर इज अ अंबानी, ठीक है। पुचका वाला 1000 का ठेला डाला, 1000 का सुबह स्टार्ट किया एंड शाम तक सेल करते करते 1800 कमा लिया। 80% रिटर्न, IRR 80% टाइप आएगा। एनपीवी निकालोगे 1800 का पीवी माइनस 1000 समथिंग 700-600 टाइप कुछ आएगा शायद। just get a rough idea, I'm not doing the calculations. Ambani put in a project of $1 million that gave a $1.2 million का inflow at the end of the year. Return 20% है, IRR 20% है, but उसका NPV कितना होगा? Lakhs of dollars में 1.2 million का present value. If you see दोनों project acceptable दिख रहा होगा आपको. Suppose 10% is a required return. दोनों acceptable है, दोनों acceptable है positive NPV, दोनों acceptable है because 10% से ज्यादा IRR. IRR देखोगे तो ये project पसंद आएगा, NPV देखोगे तो ये project पसंद आएगा. Return in terms of dollar and return in terms of percentage might be different ना. One project might be giving you 60% profit, but another sale 60% profit 1000 रुपए पे करके खाली 600 आएगा, but 20% profit 10 करोड़ पे करके 20 लाख रुपीस आएगा और 2 करोड़ रुपीस आएगा. What would you prefer? NPV वाला कि IRR वाला? NPV वाला, because you'll get much more amount of money dollar terms में, पैसे के terms में. So NPV and IRR will give you the same accept reject decision, but for the accepted projects the ranking might be different. NPV and IRR will give you the same accept reject. NPV बोलेगा positive, accept, IRR तब हमेशा RE से बड़ा होगा ही होगा. We are talking about NPV and IRR. What is the value generation happening? Investment ज़्यादा है, but you cannot have 1000 पुचका वाला. So एक पुचका वाला cannot cater to 20 different locations. So scalability है कि नहीं, वो सब दूसरा question है. वो बहुत investment perspective से आ गया, वो सब में नहीं जाएंगे. But you take this line down, NPV and IRR will give the same accept reject decision. NPV and IRR will give the same accept reject decision, but may give different rankings for the accepted projects. If you want to take the example down, you can take it. Example this. NPV and IRR will give the same accept reject decision, but it may give different rankings for accepted projects. But it may give different rankings for the accepted projects. But it may give different rankings for the accepted projects. बोलिए, comfortable? Everybody? Let's take an example. आंसर निकाल के दीजिए. Two questions quickly. Last two questions, we are definitely done with the reading now. Beginning mode नहीं यूज करना पड़ेगा. टाइमलाइन बना के सम करो, your error will be low. Make a timeline and then try the question.
इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बोथ. टाइमलाइन बनाइए, हो जाएगा. This is 12%, this is 9%. 9 है, 9 है. Sorry, done. Second, let's see a 4-year annuity of 100 starting at the beginning of 7th year. मतलब I hope this everybody got it right. We have a 4-year $100 का annuity. 4-year annuity मतलब 4 साल मिलेगा ये annuity. And starting at the beginning of 7th year, the payments will begin at the beginning of 7th year is times 6. Payments are starting at the beginning of 7th year. So 100, 100, 100, 100. Beginning mode use करने का जरूरत नहीं है. Ending mode use करके PV निकालोगे तो आंसर यहाँ पे आएगा ना. If you are using n equals to 4, I by y equals to 12, compute PV. PMT of course is 100. तो इसका present value यहाँ आएगा. ये जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 5 करोगे तो आंसर यहां आ जाएगा. ऑलवेज मेक अ टाइमलाइन एंड डू द क्वेश्चन. बहुत इजी था ये. टाइमलाइन बनाइए, क्वेश्चन करिए. टेक द सोल्यूशन इफ यू वांट. यू हैव अ 4-year $100 का एन्युटी विच स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर. तो 100 4 बार मिलेगा एंड वो 7th ईयर का बिगिनिंग दैट इज 6 पे चालू होगा. तो 100 100 100 100. नॉर्मल एन्युटी कैलकुलेटर को थोड़ी पता है कि आपका 1 2 3 4 है कि 6 7 8 9 है. 1 2 3 4 का पीवी कम्स एट 0, तो 6 7 8 9 का पीवी विल कम एट 5. तो 5 पे जो आंसर आया उसको 1.12 टू द पावर 5 से डिस्काउंट करके यहां ले आएंगे ना टाइम 0 पे. इट इज दैट सिंपल. बोलो कंफर्टेबल और नॉट? पावर 5 ना, ऑफ कोर्स 5 टाइम्स. टाइम 5 पे आंसर आया, उसको यहां पे लेके आ रहे हो तो डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 5. 5 टाइम्स डिस्काउंट करके लेके आना होगा ना. 1 becomes 1.12 टू द पावर 5. सो यहां का 1 विल बिकम डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 5. तो जो पीवी आएगा उसको डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 5 करके यहां लेके आएंगे. सी सॉरी. So how do you do that? So now what you do is, जो PV निकला ना, एक तरीका हुआ PV को वापस FV डाल दो और उसके बाद PV निकालो. So what you can do is, PV जब निकल गया तो प्रेस FV. लेकिन then you have to rewrite. N को वापस 5 डालना पड़ेगा, I by Y को रीराइट नहीं करना होगा, PMT को 0 डालना पड़ेगा एंड फिर कंप्यूट PV करना होगा. बैड वे. PV को वापस FV प्रेस करोगे तो कुछ लिखना नहीं पड़ा ना, कुछ नंबर. But then you have to rewrite n, I by y and everything and compute PV. Bad method. Answer आया ये वाला. Divided by bracket open 1.12 to the power button 5 bracket close equals to answer. Y to the power x works as to the power button, right? Calculator वाला वीडियो देखिए प्लीज जल्दी से अब. Right? बोलिए comfortable till here. Divide by 1.12 to the power 5 will give the answer. ठीक है. आंसर कितना आ रहा है, कोई का निकला है क्या? Did everybody get 172.34?
172.34 seems to be the answer. इसमें देखो, इसमें भी गलती किए होगे. Perpetuity of $8.7 per annum at the rate of 9%. Compute the PV if the first payment is made at the end of 6th year. End of 6th year is equal to time 6. Perpetuity मतलब 8.76 ईयर से देना चालू किया है और हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, परपेचुइटी तक मिलेगा. उसका प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज एट टाइम 0. व्हेन यू यूज द फॉर्मूला 8.7 डिवाइड बाय 0.09 a by i, वो आंसर टाइम 5 पे निकाल के देगा, 6 पे निकाल के नहीं देगा. डोंट मेक दैट मिस्टेक. अपने जब परपेचुइटी का फॉर्मूला करते हैं तो टाइम 1 ऑनवर्ड्स कैश फ्लो मिलता है तो उसका वैल्यू 0 पे निकल के आता है, राइट? सो यहां पे जब 6 ऑनवर्ड्स कैश फ्लो है तो वैल्यू तो 5 पे निकल के आएगा. द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कैश फ्लोज, नॉट टुडेज कैश फ्लो. एंड थिंक ऑफ इट फ्रॉम द लोन एमोर्टाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो भी आंसर आएगा, आंसर बताओ ना कितना है. 8.7 by 0.09. 8.7 by 0.09. 9.67 कैसे हो सकता है? 8.7 by 0.09. 96.66. Now think, 96.66 वैल्यू था. इस साल में 9% अर्न किए. कितना अर्न किए? 8.7. 8.7 मिल गया. क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना? अगेन 96.66. सोचो. फिर उसके अगले साल 8.7 अर्न किए. 9%. 8.7 मिल गया. एंड दैट इज व्हाई द परपेचुइटी इज वर्किंग दिस वे, बिकॉज इंटरेस्ट कंपोनेंट मिल जा रहा है. इट्स नॉट कंपाउंडिंग. एंड क्योंकि देयर इज नो ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट, योर क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज द सेम. एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग ऑन टिल परपेचुइटी. अब समझ में आ रहा है? नाउ आर यू एबल टू कनेक्ट थिंग्स? अच्छा, अगर आपको लगता है कि 96.67 आज का वैल्यू है, सपोज आर्ग्यूमेंट के लिए, तो 96.67 इज द वैल्यू टुडे एट टाइम 6, सपोज. तो 96 में से पहले 8.7 मिलेगा आपको, तो 8.7 निकालो, बचेगा कुछ 88 और समथिंग. 88 का 9% तो 8.7 नहीं होता है. मतलब ये तो गलत हो गया ना. अरे पैसे आज डालोगे तब तो 1 ईयर के बाद में इंटरेस्ट जमा होगा. अब जिस दिन इंटरेस्ट हो रहा है उसी दिन वैल्यू कैसे कर सकते हो? द प्रेजेंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. यहां 96.7 है, उसके ऊपर 9% 8.7 अर्न करोगे. एक साल वेट करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट अर्न करने के लिए. Then you get 8.7. Your closing balance again becomes 96.7. You again earn 9% on this. If you are saying कि 96.7 is the value here, तो 96.7 अगर वैल्यू है तो पहले 8.7 निकालो, आज बचेगा 88 or something. 88 के ऊपर 9% is not 8.7. It does not work that way. बोलो, getting the idea? So the present value, the value of anything is the present value of future cash flows. बोलो, everybody comfortable till here? समझ में आया यहाँ तक? This completes this reading. So I've done a little bit of extra, all needed, very important. Basics है एकदम ये. Take the solution down. We are done with this reading. We'll move on to the next one. बोलो, ठीक है यहाँ तक? कॉपी कर लीजिए.